नमस्कार शिक्षक साथियों। विद्यालय में बीपीएससी शिक्षक सीनियर है, विशिष्ट शिक्षक सीनियर है या जो नियोजित शिक्षक है वो सीनियर है। इस प्रकार की तमाम प्रश्नों का जवाब आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। हालांकि विभाग ने इसके पहले लेटर जारी कर दिया गया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे डाउट और बहुत सारे प्रश्न जो है शिक्षकों के बीच आप विद्यालय में आपसी वरीयता को लेकर कई सारे डाउट अभी भी बनी हुई है। तो ऐसे में विभाग द्वारा आज के लेटर के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार वरीयता का निर्धारण किया जाएगा और कौन कौन से शिक्षक प्रभारी प्रधानाध्यापक बनने हेतु जो योग्यता है या पात्रता है उसका तमाम जो चीज़ें हैं प्रयास किया गया है कि एक वीडियो के माध्यम से जो FAQ जो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो डाउट होते हैं, वो सारे प्रश्नों का समावेश करते हुए शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी किया है। हम इस वीडियो में उस लेटर की व्याख्या करने वाले हैं। यदि आपको भी इस विषय पर संशय है और कई सारे वस्तुओं को लेकर अगर आप भी सोचते हैं कि आखिर एक्चुअली सीनियर कौन है या जूनियर कौन है, तो ऐसे तमाम चीज़ों की जानकारी रखने के लिए आप चाहे तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप जान सकते हैं, अपना अधिकार जान सकते हैं कि पूरे विद्यालय में किस प्रकार से नियम बनता है सीनियरिटी को लेकर। तो आइए हम बिना समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो लेटर है 12/1/26 आज की डेट में ही लेटर निकाला गया है। मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ऐसे में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा दिनेश कुमार सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक लेटर लिखा गया है, जिसमें विषय में कहा गया है कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चाहे वो नियमित शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, स्थानीय निकाय के शिक्षकों, विशिष्ट शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, आपसी वरीयता एवं अन्य शंकाओं के निराकरण हेतु प्रश्नोत्तर के संप्रेषण के संबंध में कई सारे चीज़ें जो प्रश्न है वो बनती है। इस तमाम प्रकार की जो प्रश्नों का निराकरण है वो इस लेटर के माध्यम से किया गया है। आइए आगे शुरुआत करते हैं। तो उपयुक्त विषयक राज्य के प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियमित प्रधानाध्यापक पद पर रिक्त रहने पर प्रभारी प्रधान शिक्षक, प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने हेतु स्थानीय निकाय शिक्षकों या वरीयता के संबंध में विभागीय स्तर से पूर्व के आदेश निर्गत किए गए हैं। उक्त पद के पश्चात भी विभिन्न शिक्षक संगठनों द्वारा वरीयता के संबंध में कतिपय परीक्षा की जा रही है। इस प्रश्न के साथ विभागीय स्तर पर तैयार अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एवं उसका उत्तर सामग्री भेजते हुए अनुरोध किया गया है। उक्त के आलोक में अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार के डाउट है जो अक्सर बना हुआ रहता है, जो चर्चित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो सबसे पहले बहुत सारे प्रश्न हैं, तो हम पहले प्रश्न को लेते हैं। तो इसमें प्रश्न पूछा गया कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षक, नियोजित शिक्षक के आपसी वरीयता निर्धारण के लिए मापदंड क्या है। तो ऐसे में विभाग ने जो पूर्व से लेटर अधिसूचित है, जिसका जो अधिसूचना संख्या 1500 दिनांक 22/7/19 द्वारा ही स्थानीय निकाय के शिक्षक चाहे नियोजित शिक्षक हो या आपसी वरीयता का निर्धारण किया गया है। तो जो नियोजित शिक्षक को लेकर बात करते हैं, तो नियोजित शिक्षक में जो पूर्व का जो नियमावली है 2019 का ही उनको लेकर ही वरीयता है। अब दूसरा प्रश्न है विशिष्ट शिक्षक के आपसी वरीयता का निर्धारण कैसे है। तो विशिष्ट चीज़ों के लिए जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाया गया है 2023 में, तो पैरा 7 में जो विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण है तो वो प्रावधान है और इसी के आधार पर उसका वरीयता का निर्धारण किया जाना है। उसमें जैसे कि सबसे पहले मेरिट बेसिस पे है और उसके बाद मेरिट बेसिस के बाद जो सबसे ज़्यादा जिसकी उम्र होगी वे शिक्षक सीनियर होंगे और यदि उम्र भी अगर समानता हो जा रही है तो उसके नाम को लेकर देखा जाता है। अल्फ़ाबेटिकल जिसका नाम पहले होगा वो शिक्षक सीनियर होंगे। दूसरी बात है कि अगर विद्यालय अध्यापक की बात करते हैं तो विद्यालय अध्यापक में अगर सीनियरिटी और जूनियरिटी को लेकर चर्चा करना है तो सेम स्थिति जो विशिष्ट शिक्षक का है तो उसी के आधार पर जो बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली बनाया गया है तो वहाँ पर भी जो नियम 12 में जो वरीयता का निर्धारण किया गया है तो उसी आधार पर वहाँ पर है कि आपका जो भी बीपीएससी के माध्यम से रैंक आया है, जिस प्रकार से आपका मेरिट बनता है तो सबसे ज़्यादा अंक लाने वाले शिक्षक सीनियर होंगे और उसके बाद जो शिक्षक है और उसके बाद जो
इसी के अनुरूप निर्धारण किया जाएगा। और उसके बाद जो आप ज्वाइन करते हैं जिस स्थिति और जो जिसकी उम्र ज़्यादा है तो वो सीनियर होंगे, बाकी जिसका उम्र भी समानता हो जाती है तो वहाँ पे आपको जिसका नाम अल्फ़ाबेटिकल नाम देखा जाता है, नाम जिसका पहले होगा वो सीनियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि जो ये स्पष्ट पूछा भी गया है कि क्या बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा से नियुक्त विद्यालय अध्यापक की आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल मेरिट लिस्ट में वरीयता क्रमांक के अनुरूप होगा। देखिए इसी प्रश्न का मैं आपको बता रहा था कि जो बीपीएससी के टीचर है और सिर्फ उसमें अगर कहे कि मैं आपस में बीपीएससी टीचर की बात कर रहा हूँ, जो आपस में बीपीएससी टीचर है अगर वो उसमें अगर वरीय कौन है तो बीपीएससी शिक्षक में जो उस कोटि के शिक्षक है और जो जितना जिसका उसका मेरिट लिस्ट बनाया गया था तो मेरिट लिस्ट सूची में जिसका सबसे पहले नाम ऊपर होगा तो वो शिक्षक सीनियर होंगे। और जिसका जवाब दिया है विभाग हाँ। अगला क्वेश्चन है, आगे डाउट किया गया है कि जो प्राथमिक विद्यालय है तो प्राथमिक विद्यालय में विधिवत रूप से नियुक्त एवं पदस्थापित प्रधान शिक्षक रहने की स्थिति में कोई अन्य शिक्षक को विद्यालय का प्रभारी प्रधान शिक्षक बनाया जा सकता है। देखिए इसका जवाब दिया है नहीं। यदि कोई प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पे प्रधान शिक्षक ऑलरेडी है तो वैसी स्थिति में चाहे कोई भी शिक्षक हो उसे प्रभारी प्रधानाध्यापक आप नहीं बना सकते, नहीं प्रभारी प्रधान शिक्षक जो आप नहीं बना सकते हैं जब तक प्रधान, क्योंकि वहाँ पे पहले से प्रधान शिक्षक मौजूद है। प्रधान शिक्षक नहीं रहेंगे, उसका पद रिक्त रहेगा, तभी किसी शिक्षक को आप प्रभारी प्रधान शिक्षक बना सकते हैं। वही प्रश्न जो पूछा गया है जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है या नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में यदि विधिवत रूप से नियुक्त एवं पदस्थापित प्रधानाध्यापक रहने की स्थिति में कोई अन्य वरीय शिक्षक को विद्यालय का प्रधानाध्यापक बनाया जा सकता है, इसका भी जवाब उन्होंने नहीं भी दिया है। अर्थात हाई स्कूल में भी यदि कोई शिक्षक पहले से प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत है, वहां अगर कोई शिक्षक वरीय शिक्षक है और उसे प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाना है तो ऐसी स्थिति में विभाग का जवाब नहीं में आया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है तो प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने की स्थिति में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने की प्रक्रिया के दौरान विद्यालय अध्यापक जो पूर्व में उसी वर्ग के स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक थे की कालावधि की गणना में स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक की कालावधि की गणना की जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, उसी वर्ग में यदि कोई शिक्षक पूर्व में जैसे मान लेते नियोजित शिक्षक थे, वो 9-10 में नियोजित शिक्षक थे, ठीक है, उन्होंने सेवा किया और बीपीएससी के माध्यम से यदि वो उसी वर्ग में अर्थात 9-10 के ही शिक्षक बन जाते हैं तभी उसकी गणना सेवा में गणना की जाएगी। यदि वो मानते 9 ऐसे बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी है, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे भी जो पूर्व में पहले 9-10 के थे और बीपीएससी के माध्यम से 11-12 के हो गए, तो 11-12 होने के बाद जो पहले की जो सेवा है वो उनकी गणना नहीं की जाएगी। स्पष्ट इसमें लिखा गया है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लाइन लिखा गया है कि जो विद्यालय अध्यापक जो पूर्व में उसी वर्ग के स्थानीय निकाय शिक्षक प्रशिक्षित शिक्षक थे, ठीक है, की कालावधि में गणना में स्थानीय निकाय प्रशिक्षक शिक्षक कालावधि में गणना की जा सकती है। तो इसका जवाब हाँ है, जो उसी सेम अगर वर्ग है तभी उसका पूर्व की सेवा में गणना की जाएगी। अगला प्रश्न है, उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रहने की स्थिति में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने की प्रक्रिया के दौरान विशिष्ट शिक्षक जो पूर्व में उसी वर्ग के स्थानीय निकाय शिक्षक प्रशिक्षित शिक्षक थे की कालावधि की गणना में स्थानीय निकाय शिक्षक प्रशिक्षक शिक्षक की कालावधि में गणना की जा सकती है। जिसका जवाब दिया है हाँ। शिक्षा विभाग की तरफ से जवाब हाँ में आया है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न डाउट पूछा गया है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने की स्थिति में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने की प्रक्रिया के दौरान विद्यालय अध्यापक जो पूर्व में उसी वर्ग के स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक एवं विशिष्ट शिक्षक के पद पर कार्यरत थे की कालावधि की गणना में स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक एवं विशिष्ट शिक्षक के कालावधि की गणना की जा सकती है। इसका जवाब है हाँ। देखिए मोटा मोटी समझे, यदि आपको पूर्व की सेवा गणना करना है तो ध्यान ये रखना है कि आपकी जो नियुक्ति हुई है या विशिष्ट शिक्षक में या बीपीएससी में,
तो पहले आप नियोजित शिक्षक जिस वर्ग में पढ़ा रहे थे, जो 6 to 8 के शिक्षक है, यदि वह 6 to 8 के बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं तभी उसकी काल अवधि की गणना की जा सकती है। उसी प्रकार यदि जो 9-10 के शिक्षक है, ये 11-12 के शिक्षक है, तो यदि पूर्व में आप 11-12 के ही शिक्षक के रूप में नियोजित शिक्षक में काम कर रहे थे, बाद में आपकी नियुक्ति या तो विशिष्ट शिक्षक के रूप में हो गई हो या बीपीएससी शिक्षक के रूप में हो गई हो, उसी वर्ग 11-12 में, तभी आपकी पूर्व की काल अवधि की गणना प्रभारी प्रधानाध्यापक जो है बनने में की जा सकती है। आगे बात करते हैं तो उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने की स्थिति में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने की प्रक्रिया के दौरान विद्यालय अध्यापक 11-12 जो पूर्व में किसी अन्य वर्ग जैसे यथा 6 to 8 के स्थानीय शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा दोनों पद पर कार्यरत थे की काल अवधि की गणना में स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक एवं विशिष्ट शिक्षक के काल अवधि की गणना की जा सकती है, जिसका जवाब नहीं में आया है। मैं इसी प्रश्न की बात कर रहा था आपसे, मैं इसी डाउट की बात आपसे करना चाह रहा था कि इन्होंने कहा कि जो वर्तमान में अभी बीपीएससी के रूप में काम कर रहे हैं, ये विशिष्ट शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, जो 11-12 के शिक्षक है, लेकिन वो पहले जो शिक्षक थे वो 6 to 8 के शिक्षक थे नियोजित के रूप में, ये तो विशिष्ट के रूप में। अगर क्लास यदि आपका चेंज हो जाता है तो वैसी स्थिति में आपको काल अवधि की गणना नहीं की जा सकती है। आपको प्रभारी प्रधानाध्यापक जो काल अवधि है कि जो 4 साल और 8 साल का गैपिंग है, तो वहाँ आपको नहीं जोड़ा जाएगा, पूर्व की सेवा यहाँ पे आपको नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, हम प्राथमिक विद्यालय को लेकर करते हैं। तो प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक अथवा मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने की स्थिति में स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक 1 से 5 द्वारा पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में की गई सेवा की गणना काल अवधि के निर्धारण में की जा सकती है, जिसका जवाब नहीं है। यदि आप शिक्षा मित्र में काम कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा, यदि आप शिक्षा मित्र के रूप में काम कर रहे थे तो आपकी सेवा नहीं गणना की जा सकती है। चाहे जो प्रभारी प्रधान शिक्षक बनने की बात है या मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक की बात है, यदि आप शिक्षा मित्र के रूप में काम कर रहे हैं तो पहले की सेवा आप में नहीं गणना की जाएगी। अगला प्रश्न है कि मध्य विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने की स्थिति में बीएड योग्यताधारी शिक्षक विद्यालय अध्यापक को ही प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किए जा सकते हैं। हाँ, लेकिन वस्तुतः मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति नियुक्ति के लिए बीएड की अर्हता अनिवार्य है। अतः प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने हेतु वैसे शिक्षक विद्यालय अध्यापक पर विचार किया जा सकता है जिनकी नियुक्ति हेतु बीएड की अर्हता आवश्यक थी। ऐसी स्थिति में अब देखिए ये कब सिचुएशन, जब सेम प्रकार के शिक्षक अगर मान लेते हैं कि इक्वल आ रही है, किसी ने डीएलएड किया है, किसी ने बीएड किया है, तो डीएलएड बीएड में यदि आपस में हो जाए तो वहाँ पे जो प्रभारी प्रधानाध्यापक बनने की बात है, तो जो बीएड शिक्षक किए रहेंगे उसे प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जा सकता है। आगे उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने की स्थिति में क्या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा योग्यताधारी शिक्षक या विद्यालय अध्यापक ही प्रभारी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक घोषित किए जा सकते हैं? हाँ, अब यहाँ देखिए, मैं वो बीएड योग्यताधारी की बात करते हैं, वो सिर्फ मध्य विद्यालय या उच्च माध्यमिक विद्यालय में उसको प्रेफरेंस मिलेगा। लेकिन जब प्राथमिक विद्यालय की बात करते हैं तो प्राथमिक विद्यालय में बीएड से ज़्यादा डीएलएड वाले को तवज्जो दी जाएगी। जो अगर प्राथमिक विद्यालय की बात करते हैं वहाँ पे यदि या प्राथमिक हैं या मध्य विद्यालय की बात करते हैं तो वस्तुतः प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में प्रधान शिक्षक
प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति प्रोन्नति के लिए प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा की अर्हता अनिवार्य है। अतः प्रभारी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक घोषित करने हेतु वैसे शिक्षक विद्यालय अध्यापक पर ही विचार किया जा सकता है जिनके नियुक्ति हेतु प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा की अर्हता आवश्यक थी। अर्थात जो शिक्षक शास्त्री डीएलएड किए हैं उन्हें प्राथमिक विद्यालय में प्रभारी प्रधान शिक्षक की बनाने में उनको तवज्जो दी जाएगी, उन्हें प्रीफरेंस दिया जाएगा। आगे मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने पर केवल बीएड अथवा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा योग्यताधारी शिक्षक या विद्यालय अध्यापक को ही प्रभारी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक घोषित किया जा सकता है, जिसका जवाब हाँ में आया है। सारा डाउट क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक का पद रिक्त रहने पर केवल प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा योग्यताधारी शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक को ही प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किया जाता है, जिसका भी जवाब हाँ में आया है। प्राथमिक विद्यालय में भी जो डीएलएड किए हैं तो वैसे ही उन्हीं की शिक्षक साथी को ही प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जा सकता है, जिसका जवाब हाँ में आया है। आगे अगला प्रश्न है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में यदि प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक, स्थानीय निकाय के शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक चारों कोटि के शिक्षक पदस्थापित हो तो प्रधानाध्यापक का पद रिक्त हो तो वरीय कौन होंगे। हालांकि ये बहुत विरल है ऐसी स्थिति आए, लेकिन वैसी स्थिति में पहले से भी लेटर निर्धारित है। जहाँ पे सहायक शिक्षक है तो वहाँ पे अगर प्रधानाध्यापक का रिक्त खाली है तो वैसी स्थिति में जो परमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक होंगे जिनका अभी मरणशील संवर्ग में है वही वरीय होंगे और उसे ही प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जा सकता है। अगला है उच्च माध्यमिक विद्यालय में यदि विद्यालय अध्यापक ही पदस्थापित हो और प्रधानाध्यापक का पद हो रिक्त हो तो वरीय कौन है। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। हम हाई स्कूल की बात कर रहे हैं तो हाई स्कूल में केवल और केवल बीपीएससी शिक्षक है और वहाँ पे वरीय कौन होंगे और किसे प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जा सकता है। तो जिसका जवाब आया है कि मान लेते हैं कि विद्यालय अध्यापक 11-12 वरीय होंगे। ठीक है, अगर हम क्लास वाइज की बात करें जो सबसे ऊपर कक्षाओं की बात करते हैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, तो ऐसी स्थिति में जो सबसे ऊपर की कक्षा के शिक्षक होंगे वो वरीय होंगे। और वैसी स्थिति में जो यदि टीआरई 1, टीआरई 2 एवं टीआरई 3 के आधार पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक 11-12 एक ही विद्यालय में पदस्थापित होंगे तो टीआरई 1 के विद्यालय अध्यापक 11-12 वरीय होंगे, ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार समान विषय से एक से अधिक विद्यालय अध्यापक 11-12 के होने पर वरीयता का निर्धारण बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल के वरीयता के आधार पर निर्धारित होगा। अलग अलग विषय के शिक्षक होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा और उपयुक्त दोनों स्थिति में समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के नाम में जो पहले होंगे वे वरीय होंगे। अब इस चीज़ को हम ध्यान से क्लियरिफाई करते हैं कि मान लेते हैं कि 11-12 के शिक्षक है, टीआरई 1 के, टीआरई 2 के, टीआरई 3 के। तो सबसे पहली बात जो 11-12 के शिक्षक है तो टीआरई 1 के शिक्षक वरीय होंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई हिस्ट्री से आ गए हैं, कोई हिंदी से आ गए हैं और दोनों 11-12 के शिक्षक है और दोनों टीआरई 1 के हैं तो सीनियर कौन होगा। देखिए मेरिट तब होगा ना जब 2 शिक्षक हिंदी के ही आ गए हो, ये 2 शिक्षक हिस्ट्री के आ गए हो, तो वहाँ पे जो आपका रैंक है, मेरिट है, तो उसमें जिसका ज़्यादा होगा वैसी स्थिति में वही शिक्षक वरीय होंगे। लेकिन यदि विषय अलग अलग हो जाए तो वैसी स्थिति में जिसका जन्म तिथि ज़्यादा होगा वो शिक्षक वरीय होंगे। और यदि जन्म तिथि भी समान हो रही है तो वैसी स्थिति में नाम को देखा जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में जिसका नाम पहले होगा तो वैसे शिक्षक सीनियर होंगे। डाउट मेरे जैसे ये बहुत
ही मतलब इन चीज़ों को लेकर कई सारे प्रश्न हैं और इस प्रश्न का जो जवाब देकर कई सारे डाउट क्लियर हो गए। मैं सिर्फ यहाँ पे उच्च माध्यमिक की ही बात नहीं कर रहा हूँ, शायद ये नियमावली 9, 10, 11, 12 या तो 6 to 8 हो या प्राथमिक हो, सभी में ये नियम लागू हो सकता है। आगे, उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों जैसे 11, 12 की सेवा 4 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है, वहाँ वरीय या प्रभारी प्रधानाध्यापक कैसे घोषित किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि कहा गया है कि जो उच्च माध्यमिक है 11, 12 के शिक्षक को 4 साल की सेवा, पदस्थापित शिक्षक अंतर्गत अंतर वरीयता के निर्धारित मापदंड के अनुरूप वरीयता का निर्धारण करते हुए वरीय शिक्षक को विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रभारी घोषित किया जाएगा। 19वां प्रश्न है, विशेष शिक्षक को वेतन संरक्षण का लाभ किस नियम के तहत दे है। तो वेतन संरक्षण का जो लाभ है वो नियमावली 23 में नियम 8 के तहत 14/10/2025 का मानक संचालन उसके अंदर पर निर्धारण किया जाएगा। आगे कि विशेष शिक्षक को वेतन संरक्षण का लाभ किस नियम के दे है, तो ये सारा दिया गया है। आगे, स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में 1 जनवरी 2025 को वेतन वृद्धि के साथ साथ वेतन संरक्षण का लाभ लेने वाले विशेष शिक्षक जिसका योगदान की तिथि 1 जनवरी 2025 ही है, विशेष शिक्षक के रूप में अगली या प्रथम वेतन वृद्धि का लाभ की स्थिति से। ये बहुत सारे प्रश्न, कई सारे जिले इस पर संशय बनाया हुआ है, जुलाई और जनवरी को लेकर पूरा माथा पच्ची लगाए हुए हैं। तो इनको समझना ऐसे वैसे शिक्षक साथी जिसको मतलब इंक्रीमेंट कब लगेगा, 1 जनवरी को आपने योगदान तो किया लेकिन आपका इंक्रीमेंट कब लगेगा। तो इन्होंने स्पष्ट वर्णन कर दिया है कि जो स्पष्ट वर्णन क्या है कि आपका जो इंक्रीमेंट है वो 1 जनवरी 2026 को, अगर आपने 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन किया है तो अगला जो आपका इंक्रीमेंट लगेगा 1 जनवरी 2026 को लगने वाला है। स्पष्ट इन्होंने वर्णन कर दिया गया है। ध्यान दीजिए, आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2026 को देय होगा वस्तुतः वेतन संरक्षण का लाभ और वार्षिक वेतन वृद्धि लाभ के साथ स्वीकृत किया गया। इस प्रकार स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में वार्षिक वेतन वृद्धि जिस तिथि को देय था, विशेष शिक्षक के रूप में उसी तिथि को वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगा। पूरा डाउट क्लियर है। अब मुझे नहीं लगता है कि किसी जिलों में साथी ऐसे कंफ्यूज में रहेंगे। अब अगला है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने एवं प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक का पदस्थापन नहीं रहने की स्थिति में प्रधानाध्यापक घोषित करने के लिए न्यूनतम अर्हता क्या है। तो वही जो पहले बताया गया है कि जो 9, 10 के शिक्षक होंगे उसे 8 साल का सर्विस होना चाहिए और 11, 12 के शिक्षक को 4 वर्ष का सर्विस होना चाहिए। अगला, वर्ग 9, 10 के स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक जो विशेष शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक के रूप में चयनित होकर कार्यरत है के अध्यापन कार्य में अनुभव में स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक का कार्यकाल जोड़ा जाएगा अथवा नहीं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न है। कई सारे शिक्षक साथी है कि मान लेते हैं कि पहले आप सर्विस में थे स्थानीय निकाय के रूप में, अभी आप विशिष्ट बन गए या बीपीसी बन गए, अध्यापक बन गए, तो क्या पहले का जो प्रशिक्षित शिक्षक है उसका सेवा जोड़ा जाएगा। इसका जवाब हाँ में दिया गया है। अगला प्रश्न है, 11, 12 के स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक जो विशेष शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक के रूप में चयनित होकर कार्यरत है के अध्यापन कार्य अनुभव में स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक का कार्यकाल जोड़ा जाएगा। यहाँ पर भी जवाब इसका हाँ में दिया गया है, चाहे 9, 10 का हो या 11, 12 का हो। यदि पहले आप सर्विस में थे तो आपके सर्विस को जोड़ा जाएगा। आगे, मध्य विद्यालय अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने पर प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने की स्थिति में अलग से कोई वेतन आदि अन्य भत्ता दिया जाएगा। देखिए, ये बहुत कई सारे ये आपको सिर्फ प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जाएगा या प्रभारी प्रधान शिक्षक बनाया जाएगा, अलग से आपको कोई वेतन भत्ता नहीं दिया जाएगा। इसका जवाब नहीं में आया है। सेम प्रश्न प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय की बात करते हैं। यदि आपको प्रभारी प्रधान शिक्षक बनाया गया है तो जो प्रधान शिक्षक का जो वेतन है वो अलग से आपको कोई भी भत्ता दे नहीं होगा।
तो ये सारे प्रश्न थे और आशा करते हैं कि आपको ये सारे प्रश्नों का जवाब जो है आपके मन में उठ रही होगी, आपको सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। आपको हमारा काम कैसा लगता है? यदि आप हमारे काम को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के बीच शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो या क्लियर हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव आपके प्रश्नों का जो विधिगत होगा मैं वो जवाब दूंगा और आपके डाउट को दूर करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।